सीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब ये छंद के विषय में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद आपके बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में, प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम में भी है 15 नंबर का, और अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसी कक्षा नहीं है, कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें बिना छंद के काम चल जाए। हम कोई भी व्याख्या लिखते हैं और व्याख्या लिखते समय जब काव्य वैशिष्ट लिखते हैं तो उसका भाव पक्ष, उसका कला पक्ष, उसका चिंतन पक्ष, ये 3 चीज हम लिखते हैं तो उसके अंतर्गत छंद भी लिखते हैं। इसलिए साहित्य में छंद का ज्ञान, छंद की पहचान, छंद कौशल ये बहुत आवश्यक है। आज पहली कक्षा है छंद की, तो आज छंद के विषय में सामान्य जानकारी, बिल्कुल सामान्य जानकारी हम करेंगे। जैसे सबसे पहले विचार करते हैं छंद शब्द है क्या। शब्द हमारे संस्कृत में कोई भी शब्द, किसी भी धातु जानते हैं, क्रिया, किसी भी धातु या क्रिया से बनता है। धातु से ही क्रिया बनती है। पाणिनि ने धातु पाठ किया है कि अमुक कार्य के लिए ये धातु, अमुक कार्य के लिए ये धातु। तो धातु है शदी, शदी आच्छादने, शदी मैंने आच्छादन करना, बांधना, ठीक है ना। शदी मैंने आच्छादन करना, बांधना। शदी का इसमें ई की संज्ञा है, उपदेश अनुनासिक एक सूत्र है, आगे बताएंगे, उससे ये इत संज्ञा होकर किसका लोप हो जाता है और छद बच जाता है। छद धातु में असुर प्रत्यय लगाया, उस असुर प्रत्यय का अस बचा और इस प्रकार ये शब्द बन गया छंदस। मूल शब्द क्या है? छंदस। मूल शब्द छंदस है, छंदस। अब ये जो छंदस है ना, इसी की प्रथमा एक वचन का रूप छंद बनता है, अर्थात मूल शब्द छंदस है। छंदस के रूप चला है। संस्कृत में जब किसी शब्द का प्रयोग व्यवहार में करते हैं तो कम से कम उसका प्रथमा एक वचन बना के तो रखते ही हैं, तब तक वो प्रयोग में आएगा ही नहीं। तो छंदस शब्द प्रथमा एक वचन में छंद हो गया, समझे ना। जैसे कि इसकी परिभाषा दी हुई है, यदक्षर परिमाणम तच्छंद, अक्षरों में, अक्षरों की संख्या में बांधना। जैसे अपन मान लीजिए मेरे घर में अलमारी है और मैंने उसको ढक दिया, तो अलमारी जो वस्तु है उसको मैंने बांध दिया, ढक दिया, आवरण कर दिया। ऐसे ही अक्षरों की संख्या के माध्यम से कवि दृश्य को बांधता है। मान लीजिए किसी उपवन का वर्णन किया और उस उपवन के वर्णन को अब अक्षरों की संख्या में बांधना, एक व्यवस्था में बांधना, यही छंद है। तो क्या लिखा है? यदक्षर परिमाण तच्छंद। अक्षरों का परिमाण, अक्षरों की संख्या आदि के बंधन में वस्तु को, पदार्थ को, दृश्य को बांधना ही छंद है। अब छंद क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना छंद का काव्य, बिना छंद का काव्य हमारे यहां स्वीकृत ही नहीं है। इसी आधार पर छंद सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि फिर वह जो दृश्य है, जो कवि वर्णन करना चाहता है, वह दृश्य अगर बिना छंद के हो गया तो अपछंद हो गया तो वह भटक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बिना छंद के
कविता, बिना छंद के पद्य चल ही नहीं सकता। वेद में कहा छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद के जो वेद है हमारे यहाँ, उसकी 6 अंगों में कल्पना की गई। तो उस अंगों में जो प्रमुख प्रमुख अंग हैं, तो छंद को क्या माना गया? ये पैर माना गया। जैसे बिना पैर के चलना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना छंद के काव्य के अर्थ की गति संभव नहीं है। काव्य न तो लिखा जा सकता है और न पढ़ा जा सकता है। इसीलिए कहा छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद वेद रूपी पुरुष का, वेद पुरुष नहीं है, उसका रूपक है। रूपक मतलब कल्पना की गई है। माना एक पुरुष है, तो माना वेद एक पुरुष है, तो पुरुष के शरीर में पैरों की जो उपयोगिता है, वही उपयोगिता वेद के मंत्रों में छंद की है। इसलिए वेद का एक नाम छंदस भी है। अब वेद के बाद जब लौकिक साहित्य की रचना हुई, तो उसके लिए छंद शास्त्र की भी रचना हुई। छंद के मुख्य स्रोत क्या क्या है? ये स्रोत का मतलब है मुख्य ग्रंथ कौन से हैं, जिनसे हम छंद के विषय में जान रहे हैं या आगे जानेंगे। तो देखिए, सैकड़ों पुस्तकें हैं छंद शास्त्र की। कुछ पुस्तकों के नाम मैंने लिख दिए हैं तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए। आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सामान्य ज्ञान के लिए छंद के 5-7 नाम लिख दिए। जैसे छंद सूत्र है, उस सूत्रों को लेकर के उसके आधार पर एक ग्रंथ की रचना की है। ऐसे ही पिंगल, छंद शास्त्र का एक नाम पिंगल शास्त्र भी है, समझे ना? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो पिंगल सूत्र है। फिर छंद का एक भाग, छंद का एक प्रकार वृत्त कहा जाता है, और वृत्त रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को। तो वृत्त माने छंद जिसमें समाये हुए हो, ऐसा एक ग्रंथ वृत्त रत्नाकर। ये सब ग्रंथों के नाम है। ऐसे छंद मंजरी, ठीक है ना? मंजरी जो पुष्प होता है ना, उस पुष्प से पहले जो स्थिति वो मंजरी होती है, तो वो छंद की मंजरी। छंदोनुशासन, अनुशासन कहते हैं ज्ञान को। तो छंदों का अनुशासन जिसमें है वो सुवृत्त तिलकम। ये सब ग्रंथों के नाम है, ये केवल याद करने के लिए। छंदोइचिति। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें छंद शास्त्र का बृहद और व्यापक वर्णन है। इसलिए इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं। सीधे आते हैं छंद के भेद कितने हैं, छंद होते क्या है। तो देखिए, वैदिक काल जब वेदों की रचना हुई, जिसमें प्रमुख रूप से 4 वेद, 6 वेदांग, और ये करके हम उसको वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक का मतलब ये हुआ, वैदिक साहित्य किसको कहते हैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले 4 संहिताएं। संहिता मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका जो लिखित रूप है ना, वो संहिता है, और बिना लिखित के जो ज्ञान है वो वेद है, ठीक है ना? तो ऐसे कहिए आप सामान्य अर्थ में वेद की किताब, वेद की पुस्तक, उसको हम संहिता कहते हैं। तो 4 संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद आरण्य ग्रंथ, इसके बाद उपनिषद। यहाँ का जो साहित्य वो वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य में 7 छंद थे जिनकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। वैदिक छंदों की चर्चा वैदिक वाला जो भाग आएगा तब बताया जाएगा। कुल मिलाकर ये 7 हैं। इसके बाद वो लौकिक साहित्य शुरू होता है। आज हम जैसे आपके कोर्स में स्वप्न वासव दत्तम रहा है फर्स्ट में, या अभी अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, या महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से प्रारंभ करके जितने आज तक का जो साहित्य लिखा जा रहा है वो लौकिक साहित्य है। तो उसमें लौकिक छंद हैं। लौकिक छंद प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। समझे इसको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मात्रिक माने जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, अंग, ये मात्राएं। तो जिसमें मात्राओं के आधार पर छंद का निर्धारण होता है वो तो मात्रा हो गई। मतलब
व्यंजनों की मात्राएं तो नहीं होती, व्यंजनों पर लगाई जाती है। तो जिसमें मात्राएं माने स्वर गिने जाते हैं वो तो हो गए मात्रिक छंद, और जिनमें वर्ण अर्थात व्यंजन गिने जाते हैं। वर्ण क्या होता है? व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के गिना जाता है। मान लीजिए ये क है, अब ये एक मात्रा है इसकी, स्वर अभी बताएंगे किसकी कितनी मात्रा होती है। तो ये एक वर्ण हो गया, एक वर्ण हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तब ये वर्ण नहीं हुआ, ये समझे? तो वर्ण का मतलब जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर के गिनाया जाता है तो वर्ण छंद, ठीक है ना। अब मात्रिक छंदों को एक नाम है जाति, इनको जाति छंद भी कहते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए। और इसका एक और नाम है आर्या। आर्या कई प्रकार के होते हैं, मैं आगे चर्चा करेंगे आगे के पाठ्य में, वीडियो में। वर्णिक छंद पर आते हैं। वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं और प्रत्येक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। 4 मतलब 4 पंक्तियां, ठीक है ना। अभी चरण भी समझाएंगे। छंद साथ में पंक्ति को चरण कहते हैं, वाक्य। तो 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में वर्णों की गिनती जब बराबर बराबर हो तो उसको समवृत्त, ठीक है। मान लीजिए पहले चरण में 11 वर्ण है तो दूसरे में भी 11 है, तीसरे में भी 11 है, चौथे में, इसका मतलब वो समवृत्त है। और अर्धसमवृत्त मतलब क्या हुआ? किन्हीं दो में एक जैसा और दूसरे 2 में एक जैसा। मान लीजिए पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 12-12, मान लीजिए ऐसा होता है तो ये अर्धसम हो गया, आधा बराबर। और तीसरा होता है विषम, चारों चरणों में भिन्न भिन्न। मान लीजिए कोई छंद है जिसके पहले चरण में 10 वर्ण, दूसरे में 15 वर्ण, तीसरे में 11 वर्ण, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और चौथे में मान लीजिए 12 वर्ण, तो ये विषम हो गया, बिल्कुल अलग अलग। ऐसे करके हमने ये लौकिक छंदों के क्या प्रकार हो गए? मात्रिक और वर्णिक छंदों। अब ये छंद कौन कौन से होते हैं, है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके उदाहरण हैं, ये हम चर्चा करेंगे। इसी तरह वर्णिक छंद बहुत होते हैं। आपके कोर्स में अभिज्ञान शाकुंतलम में जितने भी छंदों का प्रयोग किया गया है उतने छंद कोर्स में है, जो संख्या में 16-17 छंद हैं, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में निरंतर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मेरे को ये बता दो, अब मुझे थोड़ा